तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। जो 1000 क्वेश्चंस की हमने बीएसएफ आरओ की सीरीज चलाई थी, उसमें अगला पार्ट हम पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे हम केमिस्ट्री के, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर बीएसएफ आरओ की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं, क्योंकि उसी के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आज करने वाले हैं। 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर पार्ट में करवा चुके हैं, प्रीवियस पार्ट में करवा चुके हैं, और उसमें से आप 1 से 25 तक के क्वेश्चंस अपने दिमाग में फिट कर लेना। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में दे दी जाएगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मेथेन CH4 में कार्बन की संकरण संख्या कितनी होती है? देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, हर टाइप के मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए, कि मेथेन मतलब CH4 में जो कार्बन की संकरण अवस्था होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सेकेंड भाई। हाँ, पहले में दिया है आपको sp, पहले में दिया है sp, दूसरे में दिया है sp2, तीसरे में दिया है sp3 और चौथे में दिया है आपको dsp2 संकरण। तो कार्बन का यहाँ पे कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरण होता है, क्योंकि एक कार्बन परमाणु, CH4 की बात कर रहा था, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी भाई? संकरण अवस्था हो जाएगी आपके पास sp3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आंसर भी यहाँ पे लेकर आया हूं, देखो sp3 संकरण है। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन, कार्बन में एकल 4 एकल सहसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए sp3 संकरण होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल की अगर बात करता है, देखो मेथ, ठीक है ना, एक कार्बन के लिए होता है मेथ आपके पास, 2 कार्बन के लिए होता है एथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ। अब यहाँ पे ओल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथेनॉल मतलब एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ, एल्कोहल ग्रुप होता है OH। तो C2 जिसमें 2 कार्बन है और OH जुड़ा हुआ है, कौन सा भाई? बी है आपका, C2H5OH। क्या है? C2H5OH। ठीक है ना, यही है आपके पास एथेनॉल। चलिए आगे बात करते हैं। एथेनॉल एक एल्कोहल है, जिसे सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जा सकता है। सिरका, विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एसिटिक एसिड और सार्ट्रिक एसिड, कौन सा होता है भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सिरका की अगर बात करता है, विनेगर की अगर बात करता है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिड वाले क्वेश्चंस फिर से मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि कौन से में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान से समझ के जाना है। तो एसिटिक अम्ल हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? मेथेन, एथेन। अब मैक्सिमम बच्चे जो है वो मेथेन को ही करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात फिट हो रही है कि प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, नेचुरल गैस जो होती है वो मेथेन होती है। लेकिन एलपीजी के घटक की बात करें तो एलपीजी के घटक हमारे यहाँ पास ही दिए गए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो एलपीजी है इसके मुख्य घटक हो जाएंगे प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जो है वो एलपीजी के मुख्य घटक हैं। ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट हैं किसके भाई? एलपीजी के। तो यहां से आप 28 नंबर की क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा। 29 की क्वेश्चन में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो यूरिया के रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो यूरिया जो होता है महत्वपूर्ण, नाइट्रोजन इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और अब हम अपने खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यूरिया के सूत्र की बात करें तो यूरिया में ध्यान रखिएगा आप, 2 NH2 ग्रुप होते हैं, 2 NH2 ग्रुप होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक कार्बोनिल होता है CO, कीटोन का ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये CO जुड़ा हुआ रहेगा, वो आपके पास हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा भाई? यूरिया हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। यूरिया का सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। ओके, यूरिया का सूत्र वैसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो आपके पास नॉर्मलता और मोलरता के जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स वहां पे आएंगे, तो आपको बोलेगा यूरिया मिला दी जाती है, यूरिया।
तो यूरिया मिला दी जाती है कि बाय चांस हो सकता है आपको उसका फॉर्मूला दे दे, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं देगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मोलर द्रव्यमान फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। NH2CO NH2, यूरिया सबसे अधिक उपयुक्त प्रयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है, फर्टिलाइजर है ये। निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डिहाइड है? देखो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO, बंद CHO जो है वो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। COOH यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है। अगर आपसे बात करें C डबल बॉन्ड O, ये होता है कीटोन का समूह होता है, और बंद OH होता है, ये आपके पास क्या होता है भाई? एल्कोहल समूह होता है। तो देखो ये तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया आपके पास, ये एल्कोहल हो गया, ये देखो बीच में CO जुड़ा हुआ है, ये कीटोन हो गया, लेकिन ये जो है आपके पास ये है आपका का एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना, एल्डिहाइड है, ठीक है। ये हमसे पूछा था निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डिहाइड है, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डिहाइड है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, CH3CHO। और ये CH3 जो CHO आगे जो जुड़ा हुआ है यही होता है एल्डिहाइड का ग्रुप। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस, तो मार्स गैस की बात करें, एथेन आपके पास ऑप्शन है, प्रोपेन है, मेथेन है और ब्यूटेन है। तो मार्स गैस यहाँ पे कहा जाता है मेथेन को, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, किसको क्या कहा जाता है। मार्स गैस हो जाएगा आपके पास मेथेन, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी, देखो यहाँ पे दलदली क्षेत्रों में निकलने के कारण मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, दलदली क्षेत्रों में निकलने के कारण मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। गोबर गैस जो होती है, गोबर गैस का मुख्य घटक मेथेन ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6, हाँ, C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए ही आपको राइट आंसर दिख रहा है। ग्लूकोज का तो सबको याद होना चाहिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथीन है, एथाइन है, बेंजीन है, एथेन है। तो ध्यान रखेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे वो हो जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आपको देखो एथीन, इन आ रहा है, इन में डबल बॉन्ड आते हैं, एथाइन, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, आइन हो गया। बेंजीन, बेंजीन में डबल बॉन्ड आते हैं, लेकिन एथेन जो हो गया उसमें ओनली सिंगल बंद आते हैं, और जिसमें सिंगल बंद होगी वह क्या होगा? संतृप्त होगा। और हमसे यहाँ पे संतृप्त ही पूछा है, तो संतृप्त कौन सा हो जाएगा बच्चों? संतृप्त कौन सा होगा दोस्तों? संतृप्त हो जाएगा आपके पास एथेन, ये ध्यान में रखेंगे आप, कॉन्सेप्ट भी आपको बताए जाएंगे। एथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध वाले होते हैं, ठीक है ना, एकल बंध होते हैं। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन के रासायनिक सूत्र की हमसे यहाँ पे बात कर रहा है, तो एसिटिलीन के रासायनिक सूत्र की बात करें तो C2H2, C2H4, C2H6 और CH4। तो एसिटिलीन का आपके पास रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H2। ये सूत्र भी याद रखेंगे, भी बहुत पूछे जाते हैं, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं लेकर आए, बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं आपके लिए कलेक्ट करके ला रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करना जरूर याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और यहाँ पे जो 1000 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 100% प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिजिक्स के भी 2000 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम 2000 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन फिजिक्स में हम कर चुके हैं, दोनों में बराबर पहुंच जाएंगे, तो हम दोनों का रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। सुबह के टाइम पे आपको केमिस्ट्री की मिल जाएगी, शाम के टाइम पे आपको फिजिक्स की मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। एसिटिलीन में अगर हम बात करें तो C2H2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। एसिटिलीन एक अल्काइन है, एसिटिलीन एक अल्काइन है जिसमें त्रिबंध होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी एसिटिलीन की अगर बात करें तो आपसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा आपके पास एसिटिलीन, ठीक है। निम्न यौगिकों में से कौन सा कीटोन है? कीटोन का अभी मैंने आपको बताया था, बीच में आपको CO जुड़ा हुआ मिलेगा, देखो बीच में आपको CO जुड़ा हुआ इसी में दिख रहा है, ये कौन सा है? आप खुद वीडियो को पॉज करके इसका नाम देखना, वीडियो को पॉज करके इसका नाम देखना, ये कौन सा है? एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो जाएगा अल्कोहल, ये आपके पास कीटोन, क्या है भाई? कीटोन है, ठीक है ना। एसीटोन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, सबसे सरल कीटोन है, सबसे सरल कीटोन भी आपसे पूछ ले देखो तो क्या हो जाएगा? एसीटोन हो जाएगा, सबसे सरल कीटोन। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या? एथीन। अब यहाँ पे बात करते एथीन, कार्बन मिलेंगे 2। एथीन का अगर आणविक सूत्र की बात करें, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एथीन का स्ट्रक्चर ये होता है CnH2n, ठीक है ना, CnH2n।
अगर ये किसका है, इन जब जुड़ा हुआ हो, जब आइन जुड़ा हुआ आपको मिले, जब आइन जुड़ा हुआ आपको मिले तो वो हो जाएगा CnH2n-2, और जब आपको एन जुड़ा हुआ मिले, एन जुड़ा हुआ मिले तो वो हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है ना, CnH2n+2। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट डबल देख लो किसमें है, डायरेक्ट डबल देख लो किसमें है, डायरेक्ट डबल आपके पास C2H4 में, तो यही हो जाएगा आपका एथीन, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका एथीन। और ये एक ऐसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें द्विबंध होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, स्टार्च हो गया, नायलॉन हो गया। तो प्राकृतिक बहुलक यहाँ पे आपके पास हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा भाई? प्राकृतिक बहुलक आपके पास हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। स्टार देखो यहाँ पे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक होते हैं। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक होते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र की अगर हमसे बात करें तो वो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, और ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ये है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही है आपका बेकिंग सोडा, यही आपका बेकिंग सोडा, ठीक है ना भाई, ध्यान रखेंगे, यही आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। साबुन सामान्यतः किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? साबुन में सामान्यतः किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? तो आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे फिर से आपके पास वसा अम्ल, फैटी एसिड, खनिज अम्ल और एल्कोहल। तो यहाँ पे आपके पास वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। किसमें भाई? साबुन की अगर हमसे बात करें तो वसा अम्ल के होते हैं। पीवीसी का पूर्ण नाम क्या है? पहला ही ऑप्शन हमें राइट आंसर दिख रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। ये आपके पास एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। और ये आपके पास विनाइल का बहुलक होता है, विनाइल का बहुलक होता है, विनाइल का बहुलक होता है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। पोटेशियम में परभाजी, पोटेशियम के परभाजी आसवन में से सबसे ऊपर कौन सा अंश प्राप्त होता है? पोटेशियम के परभाजी आसवन में सबसे ऊपर कौन सा अंश प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर 42, 42 में यहाँ पे आपके पास डामर, केरोसिन, डामर है, केरोसिन है, और आपको दिया गया पेट्रोल है और पेट्रोलियम गैस है। तो परभाजी देखो, गैस होगी वो सबसे ऊपर प्राप्त होगी, सिंपल सी बात है ना, गैस होगी वही सबसे ऊपर आएगी ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप लिक्विड से ऊपर गैस कैसे आ सकती है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सबसे हल्का अंश होने के कारण सबसे ऊपर प्राप्त होता है, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? तो बात कर रहा है एथेन की, प्रोपेन की, बेंजीन की और एथीन की। तो एरोमेटिक यौगिक हम उसको कहते हैं जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो जो हमारे पास सीधी नहीं होती, ये हो जाएगी हमारे पास बेंजीन। बेंजीन ही क्या होता है भाई? एरोमेटिक यौगिक होता है। एरीन बनता है बेंजीन से। बेंजीन हो जाएगा हमारे पास। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन, देखो बहुलक के क्वेश्चन भी यहाँ पे लेकर आए हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेट्राफ्लूरोएथीन का बहुलक है यहाँ पे आपके पास टेफ्लॉन। तो टेट्राफ्लूरोएथीन का बहुलक है टेफ्लॉन। और यहाँ पे विनाइल क्लोराइड का मैंने आपको बताया था, विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है आपके पास पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो टेट्राफ्लोरोएथीन TFE, ठीक है ना, टेट्राफ्लोरोएथीन हो जाएगा आपके पास। निम्न में से कौन सा यौगिक एल्कोहल है? देखो यहाँ पे ध्यान से, एल्कोहल ग्रुप आपको मैंने कितनी बार बता दिया, C2H5OH होगा, ठीक है ना, C2H5OH होगा एल्कोहल ग्रुप। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। डिटर्जेंट साबुन की तुलना में कठोर जल में अधिक प्रभावी होता है, क्यों? डिटर्जेंट साबुन की तुलना में कठोर जल में अधिक प्रभावी होता है, क्यों? तो क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि कठोर जल में जो है
कठोर जल जो है उसके साथ साबुन जो है घुलता नहीं है, ठीक है ना। साबुन जो है वो अधिक घुल जाता है। देखो अधिक झाग बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवक्षेप नहीं बनाते, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवक्षेप जो है वो नहीं बनाते हैं, ये अगर आपको कह रहा है। कम घुलते हैं, ये अगर आपको कह रहा है। रंगीन हो जाते हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर कठोर जल की बात करें तो कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के अणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वह साबुन के साथ रिएक्शन करते हैं ना, साबुन के साथ, तो साबुन जो होता है छोटे छोटे अणु बन जाते हैं सफेद कलर के और सफेद कलर के, व्हाइट कलर के, ठीक है ना। और वो अवक्षेप के रूप में जमा हो जाते हैं। लेकिन डिटर्जेंट के साथ ऐसा नहीं होता, डिटर्जेंट उनको अवक्षेप नहीं बनाने देता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं बनते हैं, ये हो जाएगा आपके पास राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। डिटर्जेंट कठोर जल में सफाई की क्षमता बनाए रखते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बहुलक है? प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज और नाइलॉन। तो कृत्रिम बहुलक हो जाएगा आपके पास नाइलॉन। अभी अभी मैं बता के आया हूं कि प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं, तो उस प्राकृतिक बहुलक में ये तीनों ही ऑप्शन थे, तो लेकिन नाइलॉन है जो वो कृत्रिम बहुलक हो जाएगा। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसीटोन, तो एसीटोन का सूत्र आप ध्यान रखेंगे जो होता है वो प्रोपेनॉन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे CH3COCH3 इसको बोलते हैं एसीटोन, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा एसीटोन का रासायनिक सूत्र? प्रोपेनोन हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोन। वैसे इसको कह दिया जाता है एसीटोन, ठीक है भाई। 3 कार्बन आते इसलिए प्रोपेनॉन कह दिया। कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौतिक रसायन, कार्बनिक और जैव रसायन। तो उनको क्या कहते हैं भाई? कार्बनिक रसायन कहते हैं। लास्ट में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास आज 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं टोटल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको याद रखना भविष्य के लिए भी, क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको हर तरीके का जो भी बीएसएफ आरओआरएम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आरओआरएम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉलो कर लेना, देना आपको इसका 100% फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना भाई। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। कल हम लेकर क्वेश्चन आएंगे 51 to 75 केमिस्ट्री के, और 51 to 75 आपके पास रहेंगे फिजिक्स के। और जो फिजिक्स वाले हैं क्वेश्चंस, उनकी वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।